कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, 2 अंशाल पेपर पूरा करने की सफलता के पश्चात तीसरे अंशाल पेपर पर हम लोग आ चुके हैं। आपके सामने हमने लिख दिया है अंशाल पेपर भौतिकी का लगवा रहा हूं और वर्ष 2019 चल रहा है और जो अंशाल पेपर हम हल करने जा रहे हैं उसका कोड 346 FJ है और उम्मीद है कि इसी हफ्ते ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगले हफ्ते से प्रकाश हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा कमर कस के पढ़ेंगे, तेज पढ़ाएंगे, देर तक पढ़ाएंगे, जल्दी से खत्म कराएंगे भैया नमस्ते। और अंशाल पेपर हल करने के लिए करबद्ध निवेदन है कि आप अपनी जो कॉपी बनाए हैं अंशाल की उस पे क्वेश्चन जरूर नोट किया करिए, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले का सबरीन, पहले का यदि कैपिटल E तथा कैपिटल H, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल E तथा कैपिटल H क्रमशः विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रदर्शित करते हैं तो कैपिटल E बटा कैपिटल H का मात्रक बताओ। तो प्यारे साथियों, थोड़ा सा यहाँ लड़ाई लड़नी है, ध्यान दीजिएगा। 1 का और आपको पहले से बता दे रहे हैं कि ये वाला पेपर थोड़ा टेक्निकल है, कठिन है। E बटा H का मात्रक, याद ध्यान दीजिएगा सभी साथी, E बटा H का मात्रक, जहां पर बच्चों E का मतलब हमारा वैद्युत क्षेत्र है और H का मतलब चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, E बटा H के बारे में बात कर रहे हैं। E का जो है मात्रक आप जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है या वोल्ट प्रति मीटर ही होता है। याद आया? तो जो भी कहो वही लिख दे, न्यूटन प्रति कूलाम ऐसे। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप जानते हैं F बराबर I/VL sin थीटा। इस हिसाब से न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यही होगा कि नहीं हमसे बात कर लो अगर कोई दिक्कत हो तो। न्यूटन कट गया, एम्पियर और मीटर ऊपर चला गया, कूलम्बवा नीचे आ गया। और आगे सभी लोग ध्यान दें, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर मतलब होता है कूलाम प्रति सेकंड। क्या होता है? कूलाम प्रति सेकंड। I बराबर क्यू पार्टी होता है ना बेटा, वहीं से लगा रहा हूं। तो यहाँ कूलाम प्रति सेकंड और ये मीटर नीचे कूलाम, तो कूलाम से कूलाम कट गया, मीटर प्रति सेकंड ये मात्रक आ गया। तो आप समझ गए कि E बटा H का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। दिया है कहीं इसमें? एक बार फिर से देखते हैं कहीं। पर बच्चों ये इसका आंसर E बटा H का आंसर मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन ये तब होगा जबकि प्रश्न जो है E को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और H को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेगा तब, जबकि यहाँ अंशाल पेपर में गलत लिखा हुआ है। गलत क्या लिखा हुआ है? यहाँ जो E को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख रहा है ये सही है, लेकिन H को चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता जो लिख रहा है गलत है, क्योंकि आपको पूरी किताब में मैंने पढ़ाया है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कैपिटल B से प्रदर्शित होती है। किससे प्रदर्शित होती है? और यहाँ जो है H जो लिखा हुआ है ये चुंबकन तीव्रता होती है और H का सूत्र होता है B/μ0 - I। क्या सूत्र होता है? B/μ0 - I। और इसका मात्रक जो है बच्चों ये सदिश राशि है, इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक अरेस्टेड होता है। तो यहाँ देखो दूसरा भी आंसर लिख के दिखा रहे हैं।
ई को अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझा जाए, क्या समझा जाए? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और एच को क्या समझा जाए? चुंबकन तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकन तीव्रता दोनों अलग चीजें हैं। चुंबकन तीव्रता, इधर क्लियर। और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक जैसे न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर जो भी होते हैं वो लिखते हैं न्यूटन पर कूलाम, ऐसे लिख दें। और चुंबकन तीव्रता का मात्रक अभी बताया बेटा एम्पियर प्रति मीटर होता है। क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर। और सीजीएस पद्धति मात्रक इसका क्या होता है? अरेस्टेड। तो हम लोग जो है इसका मात्रक जो होता है एम्पियर प्रति मीटर उसका इस्तेमाल करते हैं, एम्पियर प्रति मीटर। कोई डाउट बेटा? अब ऊपर कहा नीचे, नीचे कहा ऊपर, तो न्यूटन मीटर ऊपर हो गया और एम्पियर कूलाम नीचे हो गया। इधर क्लियर? कहीं कोई दिक्कत? ध्यान देते रहिएगा, जहां सुविधा होगी बता देंगे। न्यूटन मीटर को क्या लिखते हैं? जूल। और एम्पियर कूलाम, एम्पियर मतलब कूलाम प्रति सेकंड, लेकिन यहां पर भी जो है वो लाना है ना, एम्पियर माने कूलाम प्रति सेकंड, कुछ कटेगा नहीं। कूलाम का मतलब क्या होता है? कूलाम, न्यूटन मीटर लिखा रहने दे रहे हैं। कूलाम का मतलब एम्पियर के पदों में बताओ। देखो Q/T बराबर I होता है, तो ये तिरछा गुणा हो गया एम्पियर सेकेंड। क्या हो गया? एम्पियर सेकेंड। अब भी तो नहीं आएगा, एम्पियर सेकेंड हो गया। न्यूटन पर न्यूटन मीटर एम्पियर सेकेंड, ये न्यूटन मीटर माने जूल लिख देंगे, जूल पर सेकंड को वाट लिख देंगे, वाट प्रति एम्पियर स्क्वायर, तब भी नहीं आएगा। वो नहीं आएगा जो आंसर दिया हुआ है, तो हम लोग जो लाए हैं यही सही मान लेंगे। ठीक है, खंड खा पढ़ते हैं तब भी नहीं आएगा, ये गलत लिखा ही हुआ है। खंड खा करते हैं, सुधार लीजिएगा, हमने दोनों तरह से आंसर दे दिया। ठीक है, देख लेना, अगर असुविधा हो तो बता देंगे। हाँ, अगला देखते हैं बेटा। धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न होता है, तो अगर कोई चालक तार है और उसमें अवशेष रजक धारा बहती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। कौन बताया है? अरस्टेड। अरस्टेड की थीसिस है कि धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है जब धारा बहती है। खंड का देखो, वो बेटा यहाँ पेपर की मिसप्रिंटिंग है, हो सकता है किसी और अनुसार पेपर में देखो तो सही छपा हो, ये पेपर की मिसप्रिंटिंग है पहले वाले में। हाँ, एक बिंदु आवेश पर विद्युत ध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है, तो बिंदु आवेश पर विद्युत ध्रुव के कारण लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है, यही बताना है। तो बताइए, यह बराबर 1/r क्यों? आंसर जवाब के साथ 1/r क्यों बताइए, क्यों है तो पूछ रहा हूं भाई, जवाब दोगे कि ऐसे ही बोलो। देखिए, आपने बताया कि ये पेपर थोड़ा टेक्निकल है। विद्युत बिंदु आवेश पर विद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाला बल, विद्युत ध्रुव किसी आवेश पर बल लगाए, कोई ऐसे विद्युत ध्रुव है और उसके कारण किसी आवेश पर बल लगे, तो आपको पता है नहीं, आपको बताया जाए विद्युत ध्रुव के कारण किसी आवेश पर बल, टेक्निकल है इसलिए ध्यान दीजिएगा। विद्युत ध्रुव, कोई लोग लगा नहीं पाओगे इसको, ध्रुव के कारण, सभी लोग ध्यान देंगे, आवेश पर बल, सभी लोग ध्यान देंगे। F बराबर बल का सूत्र क्या होता है बेटा? समझ आया? अब यहां पर दिमाग लगाओ, क्यों गुणे ई, ई माने वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न तीव्रता। तो वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न तीव्रता अच्छी या निरक्षी चाहे जो हो, चाहे अच्छी होगी चाहे निरक्षी, 1/4πε0 2p/r³ या p/r³ यही होती है।
है ना। तो या तो 2p/r³ होगी या तो p/r³ होगी, यही होगी कि नहीं। 1/4πε0 2p/r³ या r³ ऐसे। तो इसका मतलब या प्रोपोर्शनल 1/, इधर क्लियर, या प्रोपोर्शनल 2p या प्रोपोर्शनल 1/r³, इधर क्लियर। चाहे अच्छी कंडीशन हो चाहे निरक्षी, r³ तो रहेगा। देखा टेक्निकल सवाल है, फिर ये गलत है। हाँ, खंड घ, ध्यान दीजिएगा, खंड घ। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान आपको बता चुके हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा जो है ग्राउंड स्टेट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट/n² होती है, और जब जो है ये परमाणु के बाहर निकल जाए, इसकी इतनी ऊर्जा दे दी जाए कि अनंत कक्षम चला जाए, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट/n² करोगे तो क्या आ जाएगा। जब नीचे जो है अनंत रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, आयनन नहीं भाई, तब तो एकदम बाहर आएगा। आयनन ऊर्जा +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, ऑलरेडी जानते भी हो। किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण को निम्न से व्यक्त किया जाता है। देखिए, सघन माध्यम में क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण दिया है θ/c बराबर tan इनवर्स, क्या लिखा है जरा पढ़ के बताइए। tan इनवर्स 3/4। कुछ जो है आंसर पेपर में tan इनवर्स 3/r लिखा है, तो जो r लिखा है उसको सुधार लीजिएगा, tan इनवर्स 3/4 है वो। इधर क्लियर, जिनमें r लिखा है उसको सुधार लीजिएगा, tan इनवर्स 3/4 है। तो अब यहां पर देखिए, क्रांतिक कोण थीटा बराबर दिया हुआ है tan इनवर्स 3/4। इनवर्स फंक्शन इधर लाइए, tan थीटा बराबर 3/4। tan का सूत्र त्रिकोणमिति पढ़ते हो आप लोग मैथ वाले, tan बराबर लंब बटे आधार, तो ये 3 लंब हो गया और 4 क्या हो गया, आधार। और इस हिसाब से अगर कर्ण निकालोगे तो अंडर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर से कितना आ जाएगा, 5। अब हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, देखो 4 ऑप्शन है। सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष बताओ, माने विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। यहां देखिए, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम का अपवर्तनांक। बच्चों, अपवर्तनांक के आप 4 सूत्र पढ़े हैं। एक सूत्र जो है हमने स्नेल के नियम से बताया है, n बराबर sin i बटे sin r। एक सूत्र आपने अपवर्तनांक का पढ़ा हुआ है, अपवर्तनांक संबंधित नियम से भी, n बराबर sin i sin r। एक सूत्र हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत में पढ़ा है आपने, n बराबर v1 बटे v2। पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम का वेग। और एक सूत्र आप क्रांतिक कोण के पदों में पढ़े हैं, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक कोसेक IC या कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है बेटा, कोसेक थीटा। और आप जानते हैं कोसेक त्रिकोणमिति में क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब को क्या कहते हैं, कोसेक। तो कर्ण कितना है, 5, और लंब कितना है, 3। तो अपवर्तनांक क्या आ गया, 5/3। इधर क्लियर एवरीबॉडी। खंड चा देखिए जरा, चा खंड पढ़ रहे हैं इसी क्वेश्चन का। चा खंड, एक ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के लिए शक्ति प्रवर्धन AP तथा वोल्टेज प्रवर्धन AV हो तो धारा प्रवर्धन पूछ रहा है। सभी लोग ध्यान देंगे, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक, ये पेपर टेक्निकल है, हमने आपको पहले ही बताया कि ये वाला साल थोड़ा टेक्निकल है। तो मिस्टर अभिषेक रजक बोर्ड पर देखो बेटा, ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ उत्सर्जक व्यवस्था है, कॉमन
एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक व्यवस्था। तो यहां देखिए जरा, अभिषेक रजक, आप थोड़ा ध्यान दिमाग नहीं लगा रहे बेटा, आपको थोड़ा कठिन लग रहा है शब्द वाले, ये पेपर कठिन है, अभी समझ में आएगा। यहां ध्यान दीजिए, उभयनिष्ठ उत्सर्जक व्यवस्था कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में प्रवर्धन हो रहा है और आपको दिया है शक्ति प्रवर्धन। शक्ति प्रवर्धन, सभी बच्चे ध्यान दें, शक्ति प्रवर्धन एपी, वोल्टेज प्रवर्धन एबी, ऐसे दिया है ना। यस सर। तो धारा प्रवर्धन बताना है, ए आई बताना है, जान रहे हो ना, यही आपको जो है बताना है, क्लियर करना है। तो देखो बेटा, वोल्टेज, धारा और सामर्थ्य में संबंध होता है P बराबर V इंटू आई। क्या होता है? P बराबर V इंटू आई से I बराबर P अपान V। तो अब आप समझ गए कि धारा प्रवर्धन बराबर ऊपर सामर्थ्य है, नीचे वोल्टेज, ठीक है। एक लाइन में आंसर आ गया है। कितना आ गया बेटा आंसर? AP अपान AB। इधर क्लियर? सेकंड खंड जो है इसका क्या हो गया? सही। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े बेटा। अभिषेक रजक, देखा मैंने कैसे टेक्निकलिटी लगा दिया। तो चलिए देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 2 का वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, सभी बच्चे ध्यान दें, 2 का वैद्युत फ्लक्स का मात्रक याद करो, फाई बराबर ई डी ए कास थीटा। तो इसके मात्रक में, इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर, इसका मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट मीटर, या एक और मात्रक हो सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो 2 मात्रक हो जाते हैं वैद्युत फ्लक्स के। पीछे भी आया था किसी पेपर में। किरचॉफ का धारा नियम, खंड का किरचॉफ का 2 नियम वैद्युत परिपथ संबंधित है। धारा नियम, पहला नियम है सिग्मा आई बराबर 0। कैसे बोला जाता है? ध्यान से सुनिए। किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग 0 होता है, या इसी को दूसरे शब्दों में बोला जाता है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का कुल योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के कुल योग के समान होता है। तो यह धारा नियम है। अब खंड का देखो बच्चों, हमने आपको याद करिए बताया था किसी जमाने में कि प्रत्यावर्ती धारा की सवाले पाओगे तो लगा लोगे, 3 ही सूत्र, तीनों सूत्र बता दिए हैं। तो क्या पूछ रहा है इसमें? देखो, तैराक प्रतिबाधा का सूत्र बताइए। आपको बता दूं, प्रतिबाधा माने प्रतिरोध, ठीक है। तो LCR परिपथ का परिणामी प्रतिरोध या परिणामी प्रतिबाधा Z बराबर √ एक्सियल डिफरेंस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। याद आया? पीछे पेपर में लिखाए थे। एक्सियल क्या है? धारतीय प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात। XC क्या है? धारतीय प्रतिघात। R प्रतिरोध होता, जानते हो, यही पीछे बताए थे कि नहीं? उस प्रयोग का नाम लिखिए। खंड हम जो है घा पहुंच गए हैं, यशपाल का नाम लेते लेते। उस प्रयोग का नाम लिखिए जिससे कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति सिद्ध होती है। अब बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन में तरंग प्रकृति होती है, ये जो है आप कहां से साबित करते हो? हाइगेंसबर्ग सिद्धांत से ये पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन जब जो है गति करता है तो उसमें तरंग प्रकृति होती है। हालांकि इसको बाद में जो है मैक्सवेल ने बहुत ज्यादा डिफाइन किया था, लेकिन हम लोग इसको किससे व्यक्त करते हैं? हाइगेंसबर्ग सिद्धांत से। तो लिख लीजिएगा बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और असुविधा हो तो हमें बोल दीजिएगा। अच्छा, हाइगेंसबर्ग सिद्धांत के लिए अब आपके कोर्स में नहीं है, यक्स किरण एक चैप्टर पढ़ते थे, तो उसमें डेविसन जर्मर प्रयोग होता था। कौन सा प्रयोग? उसी प्रयोग के आधार पे हाइजेन ने वर्ग सिद्धांत लाया। तो अगर पूछा जाए किस वैज्ञानिक ने लाया तब तो बताओगे, लेकिन इसमें प्रयोग का नाम पूछ रहा है।
तो प्रयोग के नाम में क्या लिखोगे? डेविसन जर्मर का प्रयोग। अब ये कोर्स में नहीं है, कोरोना से कटा है, बाकी है डेविसन जर्मर का प्रयोग। क्या लिखोगे? अब इसमें तो जो है ऐसे हम बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, प्रयोग का नाम डेविसन जर्मर था। आप किताब में अभी है हेडिंग में, यह कोरोना से कटा हुआ है, लेकिन कोर्स में किताब में है। कौन सा प्रयोग? हाँ, आगे देखो जरा। खंड अंगा, यदि अंग के द्विस्लिक प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई बीटा हो, द्विस्लिक प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई W होती है, यह बीटा कह रहा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो? डी लैम्डा बटा डी उत्तर आता है, याद आया? संपूर्ण प्रयोग को जल में रख देने से चौड़ाई क्या हो जाएगी? याद करो, इस तरह की सवाल लगाए हो, याद ध्यान दो सभी लोग। हमारे साथ हमारे जो है चाचा यशपाल जी भी हैं, ध्यान दे रहे हैं चाचा जी, तो ध्यान से देखो जरा। फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर डी लैम्डा बटे डी होता है। पूरे उपकरण को जब जल में डुबा देते हैं, केवल एक चीज बदलती है, उसका नाम है तरंगदैर्घ्य। तो जल में डुबोने पर किसमें? जल में, याद करो सवालें आई थी, डी जल में तरंगदैर्घ्य। जल में तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है यहां नीचे यह दिया जाता है। तो अब जो है चौड़ाई क्या हो गई? अपवर्तनांक जो है जल का 1 से ज्यादा होता है, तो अब चौड़ाई पहले से कम हो गई। क्यों? क्योंकि चौड़ाई हो गई बीटा बटे डी लैम्डा बटे डी को बीटा लिख दिया, नीचे यहां लिखा रहने दिए। तो अगर किसी गिनती को एक से बड़ी गिनती से भाग दोगे तो उसकी वैल्यू कम आएगी, उत्तर कम आएगा। तो पूछ रहा क्या हो जाएगी? तो क्या बोलोगे? चौड़ाई जो है घट जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो याद करो, ये हम पढ़ाए हुए हैं कि नहीं? हाँ, अब अगला जो है क्या है? अब देखो बेटा, संचार व्यवस्था वाले चैप्टर का सवाल है, अब जो कि कोर्स में ही नहीं है, कोरोना नहीं वैसे ही नहीं है, ये संचार व्यवस्था का सवाल है, तो इसको हम जो है छोड़ते हैं। खंड 7 से लगवा रहे हैं। कहाँ की सवाल है वो बेटा? संचार व्यवस्था की, ठीक है, एंटीना वाला है, तो खंड 7 से लगवाते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 3 का खंड 7 पहुंच गए हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चनों में आ गए। 2 नियत विभव तक आवेशित समान गोलों को वायु में r दूरी पर रखने पर उनके बीच बल F लगता है। यहां ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का खंड है। 2 नियत विभव तक आवेशित समान गोलों को, 2 समान गोले हैं, सभी लोग नहीं देख रहे हो, एक गोला ये है और एक गोला ये है, समान गोले हैं, सभी बच्चे ध्यान दें। उनके बीच बल F, कितना बल लगता है? F। समान विभव तक उन्हें आवेशित किए हैं। उक्त गोलों के बीच लगने वाले बल का मान भी बताओ, जबकि उन्हें माध्यम में r दूरी पर रखा जाए। कितने दूरी पर रखा गया है? r दूरी पर। इधर क्लियर? चलिए बल की गणना करिए, इनके बीच जो बल लग रहा है वही बताना है। 2 नियत गोले हैं और इन्हें नियत विभव तक आवेशित किया गया है। जब इसे आप आवेशित किए हो और इसे आवेशित किए हो तो निश्चित तौर पे दोनों के बीच क्या लग रहा होगा बेटा? आवेश। जब हम किसी गोले को आवेशित करते हैं तो उसके बीच क्या उत्पन्न हो जाता है? आवेश। नियत विभव तक आवेशित किए हैं, मान लो विरस विभव तक आवेशित किए हैं, तो निश्चित आप विभव तक आवेशित करने के लिए किसी भी जो है चालक पर क्या लगता है? आवेश उत्पन्न होता है। तो कुछ आवेश इस पर उत्पन्न हुआ होगा और कुछ आवेश उस पर उत्पन्न हुआ होगा। मान लेते हैं पहले पर आवेश Q1 है और दूसरे पर आवेश Q2, तो दोनों के बीच बल का सूत्र क्या होगा? हाँ बेटा, क्या फार्मूला होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। यही फार्मूले लगा देंगे। आवेश दोनों का दिया नहीं है, दोनों गोले समान है, यही पता है बस। तो देखो जरा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान लेते हैं कि इस पर आवेश कितना है?
Q1 और इस पर आवेश कितना है? विभव का सूत्र होता है 1/4πε0 Q/R करके, यही होता है। तो जब दोनों गोले समान है, समान गोले हैं मतलब जो है दोनों में विभव समान होगा, ठीक है। विभव क्या होगा? दोनों में समान होगा और इसलिए दोनों पर आवेश समान होगा, ठीक। और आवेश मान लेते कितना है? Q। तो 1/4πε0 Q × Q/R², यही फार्मूला होगा 1/4πε0 Q²/R², जहां Q गोलों पर आवेश है, गोलों पर उत्पन्न आवेश है। इसकी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, नहीं तो निकाल देते हैं। इधर क्लियर? यहाँ के लिखेंगे जरूरी, क्योंकि परावैद्युतांक दिया है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे गए हैं। समझ आए बेटा? खंड खा देखो जरा। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है। सभी लोग ध्यान देंगे, लेंस की क्षमता कितनी दिया है? -5 डायोप्टर। फोकस दूरी बराबर होता है 100/P, और इससे जो है 100/P की जगह -5 रखेंगे तो -20 सेमी, मतलब 20 सेमी का अवतल लेंस बनेगा। 20/500, इतना समझ में आया? अब कह रहा है कि इसके फोकस पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख द्वारा स्पष्ट करिए और चित्र भी बनाइए। तो देखो जरा, ये हमारा कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। और आप जो है ध्यान से देखिएगा, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, ये इस तरह से। याद आया? कोई डाउट? किसी को सुविधा तो नहीं है? समझ आ रहा है पक्का पक्का? तो अब यहां पर ध्यान दीजिए जरा, हम इसके फोकस पर, यहां कौन सा फोकस होता है इसका? दूसरा द्वितीय फोकस, जो कि डिस्टेंस कितनी है? 20 सेमी पर एक वस्तु रख दे रहे हैं, और इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसे बनेगा, यही बताना है। अवतल लेंस हमेशा सीधा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कहां बनेगा अगर हमको नहीं मालूम है तो हम निकाल सकते हैं 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U का प्रयोग करके। 1/F फोकस दूरी माइनस, 1/B नहीं मालूम, 1/U -20। क्यों -20? क्योंकि वस्तु भी तो उसी जगह रखी जा रही है, फोकस पर ही तो रखी जा रही है। तो ऋण धन इधर आया तो ऋण, तो ऋण 2/20 बराबर 1/B। तो आप जान गए होंगे कि B बराबर -10। B बराबर क्या हो गया? एक किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर चली, कहां से गई? पीछे बढ़ाए जाने पर फोकस से जाती प्रतीत हुई, और एक किरण कहां से चली? प्रकाशिक केंद्र से आगे बढ़ गई, दोनों कट गई, ये क्या बन गया? प्रतिबिंब। A डैश B डैश, और कितनी दूरी पर? 10। इधर क्लियर? तो चित्र भी बना दिए और आपको बता भी दिए कि प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ रहा है, तो प्रतिबिंब जो है चित्र बना हुआ है सीधा आभासी। एनी डाउट? प्रश्नोत्तर नंबर 3 का 346 FJ चल रहा है। हाँ ए बच्चों, 3 का दिए गए विद्युत परिपथ की सहायता से परिपथ में धारा तथा A व B के बीच विभवांतर बताओ। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, सवाल नंबर 3 का गा खंड, प्रश्नोत्तर नंबर 3 का गा खंड यही चल रहा है। एक चित्र बना है प्यारे साथियों, ABCD एक चतुर्भुज बना है। देखो इस अभ्यास की सारी सवालें टेक्निकल है, इसलिए ध्यान दो।
इस अंसाल पेपर के सभी सवाले टेक्निकल हैं, ABCD। अरे भाई ध्यान दीजिए, बहुत बोल रहे हैं। एक सेल है 12 वोल्ट का, एक सेल लगा है 12 वोल्ट का, और इसके साथ प्रतिरोध है 12 ओम का। सभी लोग ध्यान दें, एक सेल लगा है 10 वोल्ट का और इसके साथ प्रतिरोध है 6 ओम का। ये बच्चों एक चित्र दिया हुआ है, आपको इस परिपथ में बहने वाली धारा बतानी है और साथ ही साथ विभवांतर भी बताना है आपको। ए व बी के बीच कितना विभवांतर है। चित्र आप सभी को दिख गया। इस चित्र में पूरी परिपथ में कितनी धारा बह रही है और साथ ही साथ आपको यह भी समझाना है कि ए और बी के बीच कितना विभवांतर बनेगा। तो गौर से देखिए जरा, परिपथ में धारा अगर जानना चाहें तो धारा I बराबर कुल विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध यही होता है। क्यों बेटा? कुल विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध, तो I बराबर B बटा R। कुल धारा क्या सूत्र होता है? कुल विभवांतर या विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। एनी डाउट? समझ आ रहा है सबको? अब यहां पर ध्यान से देखिए, परिपथ में जो टोटल धारा है, कुल विद्युत वाहक बल, एक जो है 10 वोल्ट का सेल है, एक 12 वोल्ट का। कुल विद्युत वाहक बल जो है हमारा कितना हो गया बेटा? 12 और 10 जुड़ गया, पूरा हो गया। तो पूरा हो गया। कुल प्रतिरोध ये दोनों श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध 6 धन 12। अब आप इसको हल करिए, 12 और 10, 12 और 6 18, 2 से काट दीजिए, 11 बटा 9 एम्पियर। तो परिपथ में धारा कितनी बह रही है? 11 बटे 9 एम्पियर। कोई डाउट किसी को? 11 बटे 9 एम्पियर की जो है धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है। समझ में आ गया? अब बच्चों हमको कह रहा है ए और बी के बीच क्या बताइए? विभवांतर। ये पहला वाला पार्ट तो बड़े आसानी से आ गया। दूसरा पार्ट ध्यान दीजिए, ए और बी के बीच विभवांतर बताना है कि ए और बी के बीच कितना विभवांतर होगा। गौर फरमाइएगा, दूसरा पार्ट चल रहे हैं। टेक्निकल है सवाल, थोड़ा सा हमने आपको बता दिया पहले ही। ये तो समझ में आ गया, धारा पता लग गई। अब बच्चों ए और बी के बीच विभवांतर, इन दोनों के बीच विभवांतर बताना है। तो फार्मूला क्या होता है? E माइनस बी बराबर I इंटू उसी का प्रयोग। तो E माइनस बी बराबर I इंटू R से। गौर से देखो, E की जगह यहां A और B के बीच 12, V नहीं मालूम, I हमने पता लगाया है 11 बटे 9, और R मतलब ये जो सेल के साथ प्रतिरोध है। इधर क्लियर? तो ध्यान देते रहिएगा, B बराबर इधर तो इधर 12 माइनस 11 बटे 9 गुणे 12। ध्यान दीजिएगा, इधर 3 तिरिक्की 3 चौको, तो 12 माइनस 44 बटा नहीं मानो 12 तिहाई 36 44 गए। क्या समझ आया? तो जो है विश्वास रखा करो सिरताज अर्जुन सर के ऊपर, उत्तर देखने की हमेशा जरूरत पड़ी रहती तुमको। चलो खंड घा। अरे बेटवा कहा नहीं कहना लगवाए हो बरसाल। निम्नलिखित लॉजिक गेट का निर्गत वाई के लिए बुलियन व्यंजक प्राप्त करो तथा लॉजिक गेट का नाम बताओ। तो 2 चित्र है, अपने आप देख रहे हो। पहला वाला जो चित्र है वो इस तरह से है। सभी बच्चे ध्यान दें, हमारा
दो लॉजिक गेट है, ये ऐसे तैसे, ये पहला है ऐसे, ये जैसे कैसे। आपको क्या बताना है? बुलियन व्यंजक। तो आप अपने आप देख के बताओ ये कौन सा गेट है? तो एंड गेट का ए एंड बी इक्वल्स वाई बुलियन व्यंजक होगा और उत्तर एंड गेट है। 8वां वाला प्रश्न देखो, फर्जी में 1 नंबर मिल गया क्या? कै नंबर का? अरे मोरी माई 2 नंबर गया, 2 नंबर मिल गया। देखा 8वां वाला। अब इसको भी देख लिए होगे और पहचान गए होगे कौन सा गेट है। कबो कबो ध्यान दे रहा जया, ये ऐसे गोली बने थी लाल हो जाए वो। तो ये कौन सा गेट है? आर गेट। बुलियन व्यंजक क्या होगा? ए आर, अरे प्लस से आ गया, ए आर बी इक्वल्स वाई। अकेल हैरान बुद्ध सब भरी जैसा करी। तो ये बच्चों इसका जवाब हो गया। नोट करो। हाँ बच्चों 4 पहुंच गए। प्रश्नोत्तर नंबर 4 सभी लोग ध्यान दें। 4 का खंड हम पढ़ रहे हैं और कोई बोलेगा तो मैं पीट दूंगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, 25 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल विद्युत तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। देखो बेटा आपको बता देना चाहूंगा कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग पाठ की सवालें हैं, आउट ऑफ कोर्स है, कोरोना से बताए हुए हैं। लेकिन हमने आपको इसमें एक दिन एक सूत्र बताया था E/V बराबर C, और बताया था कि इसी पर सवालें आती हैं, लग जाती हैं। तो अगर देख रहे हैं उस तरह की हो तुरंत लग जाएगी। 25 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की समतल विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में वाई दिशा के अनुदिश गतिमान है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है। इस बिंदु पर ज्ञात करो चुंबकीय क्षेत्र। आप जानते हो E/V बराबर C, तुरंत आ जाएगा। देखो इधर क्या नाम है सबका, क्वेश्चन नंबर 4 का ध्यान दो। विद्युत क्षेत्र कितना दिया देख के बताओ? 8 वोल्ट प्रति मीटर। क्या पूछ रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। भाई क्या नाम है तुम्हारा? रैदास। यहाँ देखो सूत्र बताए थे E/V, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात C होता है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग में केवल एक ही जो है सूत्र है विद्युत चुंबकीय तरंग में। इस पर सवाल अक्सर पूछी जाती थी। भाई देखो पीछे भी पेपर में पढ़ाए थे किसी ने से, हमको B चाहिए। B मतलब E/C। E का जगह 8.4, C का जगह 3 × 10 की घात 8, 3 से भाग दे दो, 2.8 × 10 की घात -8 वेबर प्रति वर्ग मीटर या टेस्ला, चाहे जो लिख दो। तो ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या नाम है तुम्हारा? सिरताज। आ गया कि नहीं आंसर? फिर कह रहा है तरंग की तरंगदैर्घ्य बताओ। क्या पूछ रहा है बेटा? तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य देखो आवृत्ति दिया है, तरंगदैर्घ्य अपने आप आ जाएगी, अपने आप समझो जरा। C बराबर न्यू लेम्डा, नहीं जानते हो? तो लेम्डा बराबर C/न्यू। कोई डाउट? C की जगह न्यू वाले फ्रीक्वेंसी। देखो आवृत्ति दिया, देखो 25 मेगाहर्ट्ज। देखो दिया है कि नहीं? कितना दिया है? 25 × 10 की घात 6। क्या कहा बताओ? अब यहां पर देखो 8 में 6 गए, हमसे कहो ये 300 हो गया। 325 से भाग दे दो 12 बन जाएगा 12 मीटर। चैप्टर पढ़े नहीं हो लेकिन कर सकते हो, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के सवाल भी लगा दिए। मान लो कोई टीचर पुराना हो और न समझ पाए कि कोर्स फैन नहीं दे दे, कटवा पाओगे नहीं आप पेपर से, तो सीखे रहो, लगा लो। ठीक, कोरोना है कोरोना। 4 कक्षा ध्यान दीजिएगा, सब टेक्निकल सवाल हैं। यशपाल। एक आवेशित संधारित्र को बैटरी से अलग कर दिया गया। हम आपको कई बार बताए थे पढ़ाते समय कि जब बैटरी से जोड़ो संधारित्र को और बैटरी हटा दो तो इसका मतलब जो उस पर चार्ज आ गया वो फिक्स हो गया है, उसका मान नहीं बदलना है। यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच एक के परावैद्युत का स्लैग प्रवेश कराया जाता है तो निम्नलिखित में क्या?
अब अगर संधारित्र के प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पट्टी रख दी जाए तो आप जान रहे हो क्या बदलेगा, अपने आप जान लो बिना जो है आगे देखे। सबसे पहली चीज तो जब संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पट्टी रखते हैं तो धारिता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? और जो है जब धारिता बढ़ जाती है Q बराबर CB, Q बराबर Q फिक्स है, C बढ़ गई तो B घट जाएगा, माने विभवांतर कम हो जाएगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम हो जाएगी। याद करो परावैद्युत का प्रभाव एक हेडिंग पढ़ाए थे समांतर प्लेट संधारित्र में। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच जो कोई परावैद्युत पट्टी रखी जाती है तो परावैद्युत प्लेटों के बीच का तीव्रता घट जाती है, विभव घट जाती है, इसलिए धारिता बढ़ जाती है और आवेश रखने की संभावना बढ़ जाती है। यही सब तो था। तो अब यहाँ पर देखो जरा क्या क्या बातें हैं। वैद्युत क्षेत्र तुरंत बता दोगे क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र कम, वैद्युत नियत वैद्युत ऊर्जा और विभवांतर भी कम हो जाएगा। वैद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? यहाँ Q फिक्स हो गया है, हाफ QB। मान लें अगर वैद्युत ऊर्जा का सूत्र हाफ QB, ठीक, तो V तो कम हो गया तो ऊर्जा भी कम हो जाएगी। और बस तीन ही चीज पूछा है तो देखो बता दे रहे हैं। 4 का कौन खंड है? हाँ यशपाल, तीव्रता घटेगी। यशपाल, ऊर्जा घटेगी, विभवांतर घटेगा, सब घट जाएगा कि नहीं? क्या बढ़ेगी? धारिता, धारिता बढ़ जाएगी। हाँ आगे सवाल पढ़ाए बेटा। 4 का 40 सेमी वक्ता त्रिज्या वाले उभय अवतल तथा उभय उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं। 40 सेमी वक्ता त्रिज्या वाले उभय अवतल तथा उभय उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं। लेंस के अपवर्तनांक 4/3 और 3/2 हैं। संयुक्त लेंस से 45 सेमी दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति बताओ। यही है ना? तो देखो जरा, बहुत मजेदार सवाल आ गई है लेकिन आप सब लोग ध्यान नहीं देंगे। हमको कह रहा है कि 40 सेमी वक्ता त्रिज्या वाले उभय अवतल और उभय उत्तल लेंस है। तो 2 लेंस है, एक उभय अवतल है और एक उभय उत्तल है। तो इनकी वक्ता त्रिज्या 40 सेमी है, माने दोनों पृष्ठों की त्रिज्याएं 40 है। तो पहले इनकी फोकस दूरी निकाल लें। क्या निकाल लें? क्या निकाल लें? तो देखो इधर सिरताज पहला लेंस 1/f1, यह नहीं ध्यान दोगे। सूत्र होता है n-1। क्या n कितना है? पहले लेंस का अपवर्तनांक 4/3 -1, फिर 1/r1। एक लाइन में सूत्र लिख दिखा रहा है जिसमें भी सही हुआ। n-1 1/r1 -1/r2। अब सिरताज बतावा n की जगह क्या लिखी? और सिरताज बताओ तेरे दिमाग से r1 की जगह 40 और r2 जगह माइनस। देखा पहली चीज तो जान लिया। अब इसका कि हम लगा ले रहे 40 सेमी वक्ता त्रिज्या वाले उभय अवतल लेंस। क्या ध्यान दो, अवतल लेंस ऐसे बनता है, गौर से देखो। अब इनके समझ में आए, ठीक। तो ये पहला पृष्ठ है, पहले पृष्ठ की वक्ता इस साइड होगी तो ये -40 हो गया। लगा लेते हैं -1/r2। हम क्या हेमू माइनस बताया था, हेमू प्लस बताया था। पढ़ाई था महीना में पढ़ा होता 1/40 -1/40 1/40। इधर ये सब चीजें सावधानी रखनी होगी सिरताज, नहीं गड़बड़ा जाती साहब, थोड़े तो गलत हो जाएगा। तो 1/r1 -1/, नहीं देख रहे हो? देख रहे हैं? तो ये जो है 1/r1 इस साइड है -40 और उस साइड है 4/3 में से एक गए 1/3, 1/40 और 1/40, 1/20। तो ये f1 बराबर इधर क्लियर -7। अब दूसरे लेंस के लिए चले। और इस बेटा दूसरा लेंस
1/F2, यही सूत्र। अब पता कितना दिया है, माने पहला वाला लेंस पानी का बना है, दूसरा जो है कांच का। 1/R1 - 1/R2 उभय उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस देखे हो कैसे बनता है, ऐसे तो उस उधर जाएगी वक्ता, इधर। ओके डन। तो 1/F2 बराबर 1/2 गुणे 1/40, 1/40 2/40 माने 1/20। तो देखो F2 बराबर कितना आ गया, दोनों को संयुक्त कर दिया। क्या कर दिया, दोनों को संयुक्त कर दिया। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र आपको याद होगा 1/F1 + 1/F2। 1/F बराबर 1/F1 प्लस, नहीं मानोगे, और आगे देखो 1/F1 जोर से बोलो F2, और 1/F बराबर 1/V - 1/U भी होता है। कह रहा है वस्तु इतनी दूरी पर रखी है। कितनी दूरी पर वस्तु रखी है देख के बताओ, 45 सेमी दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति। डन। उधर ढकेल दो, -1/7 + 1/40 ऋण 1/, लघुत्तम हमसे पूछो 60, 45 दूनी 90, 45 चौका 180, 180 360, 60 क्षण 40 नवैया 45 अट्ठे, तो भी बराबर 360/8 14 हो गए। माने 72 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब जो है संयुक्त लेंस से प्राप्त होगा। और जो है अगर संयुक्त लेंस अवतल हो, भी देखो 6 हो गए 3 प्लस है, माने उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा। इधर के लिए समझ आया, वास्तविक और बहुत बढ़िया सवाल आ गई है। न्यूमेरिकल इस पेपर में बहुत ज्यादा है, आप देख रहे हो न्यूमेरिकल सब लगातार है। 4 का घात एक कण इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना अधिक चाल से गति कर रहा है। कोई कण है जिसकी चाल इलेक्ट्रॉन के चाल की 3 टाइम्स है। इस कण की द्विपरागली तरंगदैर्घ्य इलेक्ट्रॉन की द्विपरागली तरंगदैर्घ्य से अनुपात कितना है, कण का द्रव्यमान ज्ञात करो। तो बेटा द्रव्यमान और वेग की बात है। द्विपरागली तरंगदैर्घ्य जो है का फार्मूला आप जानते हो, लैम्डा बराबर या टी ना। इधर देखिए 4 का घात, सभी लोग देखे जरा, और इस 4 का घात द्विपरागली तरंगदैर्घ्य, लैम्डा फॉर फर्स्ट पार्टिकल पता नहीं क्या है वो, अपान लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन। ऐसे तो क्या दिया देखो, कह रहा है कि इस कण की द्विपरागली तरंगदैर्घ्य का इलेक्ट्रॉन की द्विपरागली तरंगदैर्घ्य से अनुपात 1.813, यही तो दिया है, गुणे 10 की घात -4। नहीं मानोगे? अब तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या होता है, लैम्डा बराबर h/p, p फर्स्ट, h/p इलेक्ट्रॉन, 1.813 गुणे 10 घात -4। h कट गया, p फॉर इलेक्ट्रॉन, p फॉर फर्स्ट, 1.813 गुणे 10 घात -4। कोई दिक्कत? और आगे देखो, P संवेग मतलब द्रव्यमान गुणे वेग, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गुणे वेग मान लेते हैं V।
इलेक्ट्रॉन का वेग मास ऑफ पार्टिकल गुणे पार्टिकल का वेग। देखो कह रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन से 3 गुना ज्यादा चार्ज है, 1.813 गुणे 10⁻⁴। बेटा नहीं है, तुम तो पहले जानकार थी, 20 से विकट कर दोगे ना। हमको इस पार्टिकल का मास चाहिए, m फर्स्ट। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर है, बटे 3 भी है, ये यहां कर दे, ये यहां। कोई डाउट? कैसे किए? मास को उधर ले गए, इसको यहां ले गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास 9 गुणे 10⁻⁻, यहां 18 त्रिक 54। क्या डाउट है? 10⁻31 में 4 गए, एक का भाग दे दे, 5.4 90/54 45/27 ना समझे, 9×5 45, 9×3 27, 5/3 3 एकम 3 1.6 ना समझे, भाग ना समझे। जाए तो एकदम तो छाल आ गया, ठीक है। अरे 54 ले रहे उसको जो ना 9 के लगभग पहुंच जाएगा, 5 का दर तो 2 से कम रहे। अरे बड़ा सरल है यार, दशमलव हटाए का 90 पर 1 का 54, 90 का 54 भाग दे, 18 त्रिक 54, 18×5 = 5/3 हो गया, 5/3 भाग दे 3 2 4 बेइज्जती करते हो यार, नाटक बना देंगे। इतनी देर लगाओ चला तो कैसे लागे यार, आपका सा जी चला है तो तुम्हें तमाम 4 अंगा। अरसलान जी धुआंधार सवाल भरी है, अब समझ लो औकात अपनी अपनी फिजिक्स में। एक ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ प्रवर्धक सीई विन्यास में जुड़ा है, संग्राहक सप्लाई 8 वोल्ट है, माने संग्राहक वोल्टेज 8 वोल्ट है, हाँ? संग्राहक परिपथ में 800 ओम के प्रतिरोध पर विभव पतन 0.5 है, धारा लाभ अल्फा इतना है, तो ये बताओ। चले थोड़ा दिमाग लगाइए, तब आएगा, नहीं आएगा नहीं, सवाल बहुत सरल हो जाएगी अगर आप समझ जाएंगे तो। ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, कौन सा विन्यास है बेटा? इधर देखो, आज तुम सभी लोग देख लो, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास फलाने फलाने फलाने, ध्यान से देखो, ये ई है, ये बी है, ये सी। यही तो होता है कि उत्सर्जक जो है, पहले इसको समझो, उत्सर्जक क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए कि नहीं? उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का मतलब यही हुआ, यही हुआ। अब आगे देखो, यहां पर कौन सी करंट रहेगी? आई बी, यहां पर आई ई, यहां पर आई सी। कैसे रहे? डायरेक्शन सबसे मतलब ना था, समझाओ मैंने, बताओ पहले चित्र। अब देखा सवाल क्या कहता है, संग्राहक सप्लाई 8 वोल्ट है, संग्राहक कहां बा? यहाँ जो ना VCC 8 वोल्ट, देखा था। संग्राहक परिपथ में 800 ओम के प्रतिरोध पर विभव पतन 0.5 वोल्ट है। संग्राहक परिपथ, संग्राहक यही है ना, 800 ओम और विभव कितना है? 0.5 वोल्ट। यदि धारा लाभ, हाँ तो बताइए, IC बताइए, संग्राहक धारा, बीटा बताइए, IB बताइए। चले
इतना चीजें पूछ रहा है। आप सभी लोग ध्यान दो कि हमने आपको बताया था बेटा कि अब हम लोगों के कोर्स में केवल उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास व्यवस्था है। कोर्स में केवल क्या है बेटा? उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। नीचे सवाल है, पहले जो है उभयनिष्ठ आधार व्यवस्था रहती थी, आधार प्रवर्धक, लेकिन अब क्या है? उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक। और जब आधार विन्यास व्यवस्था रहती थी, इधर देखो, ऐसे 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 ऐसे, ये ई, ये बी, ये सी, ऐसे होता था। तब धारा लाभ अल्फा से लिखा जाता था, और अब जो धारा लाभ है बीटा से लिखा जाता है। तो धारा लाभ दिया माने ये पीछे वाले पुराने समय के सवाल हो गई, ठीक। तो उभयनिष्ठ आधार व्यवस्था के लिए जो है धारा लाभ दिया, नहीं तो अभी वाला सूत्र लगाने लगो, गलत हो जाएगा। तो अल्फा बराबर 0.96 से धारा लाभ, अल्फा धारा लाभ है, बीटा भी धारा लाभ है, लेकिन अल्फा जो है उभयनिष्ठ आधार व्यवस्था का धारा लाभ होता है, और बीटा क्या होता है? उभयनिष्ठ उत्सर्जक व्यवस्था का धारा लाभ। तो उभयनिष्ठ आधार व्यवस्था धारा लाभ में, धारा लाभ कोई भी लाभ का सूत्र हमने बताया था, आउटपुट बटे इनपुट। लाभ का मतलब, तो यहाँ आउटपुट क्या है? सी वाला, और इनपुट क्या है? ई वाला। माने ये आई सी बटा आई ई, यही रहेगा। और इधर कितना है? 0.96। इधर क्लियर? बात समझ में आई? तिरछा गुणा कर दो, आई सी बराबर 0.96 आई ई। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही बेटा? और आईसी निकाल सकते हो। आईसी निकालने के लिए एक टेक्निक दिया है। यहां पर देखो, ये आईसी धारा है, ये आर है और ये बी है। 800 ओम के प्रतिरोध पर 0.5 वोल्ट का विभव पतन होता है, यही कहा है ना। देखो क्या कह रहा है कि संग्राहक परिपथ पे, माने सी वाले में 800 ओम के प्रतिरोध पर विभव पतन 0.5 वोल्ट है। 800 ओम के प्रतिरोध पर विभव पतन कितना हो जाता है? तो अब बताओ क्या हो जाएगा? आई बराबर बी बटा आर, 0.5 बटे 800। इधर क्लियर? दशमलव हटा दो, 1 बटा 1600, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ेगा, 1685, 16। ये कौन सी धारा आ गई? आई सी। अब यहां पर जो है 1 बटा 1600 बराबर 0.96 आई ई से आई ई बराबर, ये इधर आ जाएगी, नीचे नीचे आ जाएगी ना। अब देखो शॉर्टकट मार रहे हैं, जब ये नीचे जाएगी तो ये 2 0 खा जाएगी, और ये ऐसे नीचे आई 1600 गुणे 0.96, दशमलव का ऊपर 2 0 बढ़ा, दोनों 0 कट गया, 16 गुणे 96 कितना हो जाएगा? 16 से 96, 6 हासिल 9, 16 9 144 और 9, दोनों धाराएं आ गई है। आईसी भी आ गया, आईई भी आ गया। इधर क्लियर? और अब इससे हम आई भी निकाल सकते हैं, तो जगह नहीं है, इतना लगा लो, तुम करें। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो है कैलकुलेशन आईई और आईसी का आ चुका है। अब हम जानते हैं आईई बराबर आईबी प्लस आईसी, ये जानते हैं कि नहीं? हम ये जानते हैं। इसका प्रयोग करें और आईबी जानना चाहें तो आईई माइनस आईसी, और आईई का मान बताओ 1 बटा 1536, आईसी का मान 1 बटा 1600, ये आया। कैलकुलेशन करिए बेटा, 1536 का मतलब 16 गुणे 96 था ना, यहाँ 16 गुणे 100 है, तो 16 गुणे 96 गुणे 100 निकल लघुत्तम हो गया। अरे 16 गुणे 96 है, 16 गुणे 100, 16 का मान आएगा 96 और 100 गुणा लिख दीजिए, और चाहे तो 96 100 के एलसीएम लग लीजिए, लेकिन हम डायरेक्ट लिख देंगे। 1536 करिए, 100 एक कम, 1600 करिए,
कितना स्टाइल है ना, 16 गुणे 96 गुणे 100। अब बच्चों ध्यान देना, 4 से इसको काट देंगे, 4 चौक 16, 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 छक 24, 4 9 36 2, ये आ गया आईबी का मान। किसका मान? आईबी का मान पूछ रहा था। किसका मान पूछ रहा था? अब आप अगर आंसर देखोगे तो इसी को सॉल्व करके लिखे रहेगा, ठीक है। हाँ, अब देखो और एक चीज पूछ रहा है, बीटा। बीटा माने धारा लाभ, लेकिन इस कंडीशन के लिए तो यहाँ आउटपुट ये है, इनपुट ये है। चित्र देखो, बताओ क्या होगा, आईसी जैसा आईबी। ऐसे ही तो निकालना सूत्र बताए थे बचपन में, भूल गए हो ट्रांजिस्टर। आईसी कहाँ है? आईसी आईबी, तो देखो दोनों जीरो कट गया, 384/16, 16 दूनी 32, 16 चौको 64। These are the answers.